हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति रेलवा। आज हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का 7th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहे थे। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने जनरल स्टडी की थी, उसके रीजन्स देखे थे। आज हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेकर उसके बारे में बात करेंगे। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल का एग्जांपल लेकर समझते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वे मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करते हैं या आईआर स्पेक्ट्रा शो करते हैं या आईआर रीजन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। जब कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल आईआर रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। मानो यहाँ पर हमने एक पोलर मॉलिक्यूल HCl का एग्जांपल लेकर समझते हैं। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स के व्यवस्थित होने की जो होने से क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब इस बॉन्ड के स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, इनके बीच में, दोनों एटम्स के बीच में परस्पर इतनी दूरी होनी चाहिए कि उनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस जो रिपल्सन फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बैलेंस हो जाए। तो इससे क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर हम डायग्राम के रूप में भी समझ सकते हैं कि मान लो जब दोनों एटम, हमने क्या माना है यहाँ पर, एटम्स को सॉलिड बोर्ड्स के रूप में मान रहे हैं और उनके बीच का जो बॉन्ड है उसे हम स्प्रिंग के रूप में मान रहे हैं, जिसे हम आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं बॉन्ड को। तो फर्स्ट पोजीशन में देखिए, मान लो जब मॉलिक्यूल नॉर्मल पोजीशन में, मतलब उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की या उसने कोई आईआर रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं की, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर ई। और इनकी जो एनर्जी है उसे, वो क्या है, इन मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, ई नोट। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो हम उस सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, तो सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं हम। तो सिस्टम को एनर्जी देने से क्या होगा, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब सिस्टम की पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी उस मिनिमम, उस समय मिनिमम हो जाएगी जिस समय दोनों एटम्स आर ई डिस्टेंस पर हो। मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट, उसमें क्या होगा, इस वक्त सिस्टम की एनर्जी मिनिमम है क्योंकि दोनों जो एटम्स है वो आर ई डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो ऐसे सिस्टम पर हम क्या करेंगे, हुक्स लॉ को लागू करेंगे। हुक्स लॉ क्या कहता है, in such an oscillator, the force required to restore an atom to its original state is proportional to the displacement of the vibratory atom from the original position. Hooke's law, मान लो कि जो इनमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब हमने जब एटम को स्ट्रेच करा है या कंप्रेस करा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम डेल एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो डेल एक्स इज द displacement in the vibratory atom from its original position. Then according to Hooke's law, restoring force capital F directly proportional to del X. F is equals to माइनस के डेल X। यहाँ पर माइनस के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, मतलब हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया, उसे मान लो हमने 35 इक्वेशन का नाम दिया। जो हमने इक्वेशन 35 पढ़ी थी उसमें के क्या है, फोर्स कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। अब यहाँ पर जो फोर्स कांस्टेंट है वो किसी भी बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उससे हम बॉन्ड की स्टिफनेस का पता कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बॉन्ड को कैरेक्टराइज करने के लिए हम कौन सी टर्म्स यूज में ले सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट को यूज में ले सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे आर ए और आर बी क्या है, एटम्स की पोजीशन है, कैपिटल ए और बी जो एटम्स हमने लिए हैं उनकी पोजीशन है। तो आर ए की वैल्यू क्या होगी, एम बी इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी आर। आर बी का मान क्या होगा, एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी आर। यहाँ पर स्मॉल एम ए और स्मॉल एम बी क्या है, जो एटम ए और बी है उनका मास है। Suppose the bond between the two nucleus of the molecule is distorted from its equilibrium length Re to a new length R, then del x is equals to R minus Re। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R minus Re। R क्या है, जब हम दोनों एटम्स को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी।
तो आर उसको डिनोट कर रहा है, और आर ई क्या है, जब मोलिक्यूल नॉर्मल पोजीशन में है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तब दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है डेल एक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, आर माइनस आर ई। अब हम जो दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स है, उनके लिए रीस्टोरिंग फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करके या स्ट्रेच करके जब आप उसको छोड़ देते हो, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू दोनों एटम्स के लिए निकालते हैं। स्मॉल एम ए डॉट डी स्क्वायर आर ए अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर ई। यहाँ पर माइनस के आर माइनस आर ई क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो दोनों एटम्स का। उसी प्रकार हम एटम बी के लिए स्टोरिंग फोर्स की वैल्यू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एम बी डी स्क्वायर आर बी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर ई। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 38 और 39 को। तो एम ए डॉट डी स्क्वायर एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर ई। तो इस जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर ई। पिछली स्लाइड में जो हमने इक्वेशन देखी थी, उसमें आर ई क्या है, एक कांस्टेंट है, और उसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर माइनस आर ई डी टी स्क्वायर। तो जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या हो जाएगी, एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी डी स्क्वायर आर माइनस आर ई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर ई। अब पिछली स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को बताया कि जो आर माइनस आर ई है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डेल एक्स से डिनोट करते हैं। और एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी क्या है, रिड्यूस मास है, तो उसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। जब हम इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने को, म्यू डी स्क्वायर डेल एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के डेल एक्स। अब हम जो के डेल एक्स है उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो डी स्क्वायर डेल एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन म्यू डेल एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर के अपॉन म्यू क्यों आया, मान लो हमने इन दोनों को म्यू से डिवाइड कर दिया, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे वाले पार्ट में म्यू अपॉन में आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, डी स्क्वायर डेल एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डेल एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के अपॉन म्यू, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अपॉन म्यू। इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया, 40 इक्वेशन दिया। तो इक्वेशन 14 इज द एक्सप्रेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू एज फॉलोज। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालने के लिए न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो 1/2 पाई मल्टीप्लाई रूट के अपॉन म्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू। ये जो फॉर्मूला है उसे हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन 41 का। जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है उसे हम वेव नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिलेशन मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि जो वेव नंबर, फ्रिक्वेंसी, वेव लेंथ और जो एनर्जी होती है वो आपस में रिलेटेड होती है। तो हम जो फ्रिक्वेंसी है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेव नंबर में। वेव नंबर इक्वल्स टू होता है न्यू बार इक्वल्स टू होता है न्यू अपॉन सी। सी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू बार क्या है, वेव नंबर है, और न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी है। तो हम इस फॉर्मूले में हमारी जो इक्वेशन 41 है उसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, 1/2 पाई सी मल्टीप्लाई रूट के अपॉन म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन 42 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब हमने क्या वैल्यू निकाल ली, वेव नंबर निकाल लिया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Vx इक्वल्स टू 1/2 के डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 1/k x स्क्वायर। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है।
अब इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई वी माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। जब हम जो पोटेंशियल एनर्जी ईवी की इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन प्राप्त होगी, ईवी इज इक्वल्स टू वी प्लस 1/2 एच न्यू, इक्वेशन 44 हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर न्यू क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम, वी क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 1, 2 या 3 हो सकती है। और न्यू क्या है, यहाँ पर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है जिसकी जो वैल्यू है वो 41 इक्वेशन के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इक्वेशन 44 है वो उसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। जब न्यू की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। जब इक्वेशन 44 में ईवी की वैल्यू में v इज इक्वल टू 0 होता है तो ईवी की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होती है, हाफ एच न्यू। तो हाफ एच न्यू क्या होगा, 0 पॉइंट एनर्जी है किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। मतलब आप लोगों को कोई भी पूछे कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रो है उसमें 0 पॉइंट एनर्जी कितनी होती है, 1/2 एच न्यू। जबकि हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी उसमें जो 0 पॉइंट एनर्जी है वो 0 है, लेकिन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में 0 पॉइंट एनर्जी 0 नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पर जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वी की जगह हम 0 रखेंगे तो हमारी ईवी की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें हाफ एच न्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हम जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए एनर्जी लेवल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। माना कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें अपर वाइब्रेशनल लेवल V+1 से लोअर वाइब्रेशनल लेवल V में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो उसके लिए जो एवरेज एनर्जी है उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना प्राप्त होगा, डेल EV इज इक्वल्स टू V+1। यहाँ पर V+1 में क्या रखा है हमने, अपर वाइब्रेशनल लेवल है V+1 प्लस हाफ एच न्यू माइनस वी प्लस हाफ, यहाँ पर वी क्या है, लोअर वाइब्रेशनल लेवल एच न्यू। तो हमें जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल ईवी कितना प्राप्त होगा, एच न्यू। इससे क्या पता चला हमें कि फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल टू कंस्ट्रक्टिव एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड मीन्स एनर्जी डिफरेंस इज सेम फॉर एनी टू कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। मतलब किन्हीं भी दो ट्रांजिशन वाइब्रेशनल लेवल्स के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस है वो सेम होगा, हमेशा एच न्यू ही प्राप्त होगा हमें। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है उसके हेल्प से आप किसी भी वाइब्रेशनल लेवल के लिए एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर V की वैल्यू 0 है तो जो हमें एनर्जी है, वाइब्रेशन एनर्जी, वो कितनी प्राप्त होगी, हाफ एच न्यू, उसे हम 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं। अगर V की वैल्यू 1 है तो हमें एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी कितनी प्राप्त होगी, 3/2 एच न्यू। उसी प्रकार अगर V की वैल्यू 2 है, वाइब्रेशन एनर्जी 2 के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो क्या है, 5/2 एच न्यू। लेकिन आप लोग जब देख रहे हो कि हम दो एनर्जी लेवल्स, दो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा कितना प्राप्त होगा, एच न्यू ही प्राप्त होगा। मतलब जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल ई है वो हमें हमेशा कितना प्राप्त होगा, एच न्यू ही प्राप्त होगा।